तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सी लैंग्वेज के बारे में जो इंट्रोडक्शन है AKTU की सिलेबस में जो पहला चैप्टर है उसको कवर करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो ये वीडियो है आपके करीबन 1 घंटे की है। 1 घंटे में आपका पूरा जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग आज हम अपनी सी लैंग्वेज के बारे में एक वीडियो पूरा डेडिकेट वीडियो हम पूरा करेंगे, जिसमें हम सी के सभी टॉपिकों को बारी बाय बारी डिस्कस करेंगे और उन टॉपिकों पर हम एक या दो प्रोग्राम भी बनाएंगे। ये वीडियो कम से कम लगभग 3 या 4 या 5 घंटे की हो सकती है, तो कृपया वीडियो पर लगे बने रहिए और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला इसमें बता दूं कि पहला जो आपका पहला ये आता है आपका टॉपिक जो है हमारा पहला जो बेसिक मान लो आप PPS में जो बेसिक होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बेसिक के लिए मैं बताऊं आपको कि एक्चुअली में कंप्यूटर है क्या। एक्चुअली में कंप्यूटर एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, जो सिंपल सी भाषा है जो हमें बचपन से पढ़ाई जा रही है। सिंपल सी भाषा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हमें अलग देखना पड़ेगा। अलग क्या देखना पड़ेगा, हमें यहाँ थोड़ा कंसेप्चुअली बताना पड़ेगा। तो हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि द बेसिक वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, कि बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर इस कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटिंग। ये तो उसका प्रिंसिपल है, यानी कि जो उसका कंप्यूटर का प्रिंसिपल होता है वो कंप्यूटिंग पर बेस होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि मतलब कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है, वो भी देख लेते हैं। कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है। कंप्यूटर मीन्स टू कैलकुलेट समथिंग, एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन और काउंटिंग द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटिंग कंसेप्ट। तो कंप्यूटिंग का मतलब होता है एक्चुअली में कि किसी भी चीज़ों को कैलकुलेट करना, जैसे कोई काउंटिंग हुई, कोई बेसिक एनालॉजी हुई जिसको काउंट किया जा सके। तो उस तरह की जो टेक्निक होती है उसे क्या कहेंगे, हम कंप्यूटिंग कहेंगे, ठीक है। ये लिखा है कंप्यूटिंग कहेंगे। चलो तो अब कंप्यूटिंग का जो मेथड है वो क्या है, वो मेथड के बारे में जानते हैं कि मेथड क्या होता है। तो मेथड मैं बता दूं आपको कि मेथड एक तरह से एल्गोरिथम मान लो आप, यानी कि करने का तरीका, मेथड उसे कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये तो वीडियो ही बेकार बन जाए। तो मेथड क्या है, एक तरीका है। जैसे फॉर्मूलेज होते हैं मैथमेटिक्स में, क्योंकि सवाल को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलेज होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर भी एक तरह से मेथड होता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। वो कोई वैल्यू इनपुट लेता है और कुछ उस पर प्रोसेस करता है और उसका कुछ आउटपुट दे देता है, ठीक है। वैसे जो पहला चैप्टर है ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसलिए आपको थोड़ा समझना ही पड़ेगा इसमें। तो देखते हैं नीचे। अब बात आती है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की। डेफिनेशन क्या है। एक डेफिनेशन तो आप सबको पहले ही पता है, कौन सी, कि कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल मशीन विच इज इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, या आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल मशीन या इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, ठीक है। और दूसरी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं, ये भी अच्छी है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टास्क इनपुट फ्रॉम यूज़र प्रोसेस इट, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट्स को लेती है यूज़र के और इसको प्रोसेस करती है, किसके अनुसार, इंस्ट्रक्शंस के अनुसार प्रोसेस करती है। गिविंग बाय यूज़र एंड प्रोड्यूस डिज़ायर आउटपुट, और यूज़र के द्वारा एक डिज़ायर आउटपुट देती है। तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटिंग, और ये कंसेप्ट जो होता है वो कंप्यूटिंग कहलाता है, ठीक है। चलो तो अब बात आती है कि कंप्यूटर जो सिस्टम होता है वो एक्चुअली में 2 प्रकार से डिवाइड होता है। तो पहला जो वन होता है उसे कहते हैं हम फिजिकल कंपाउंड, दूसरा कहते हैं वर्चुअल कंपाउंड। फिजिकल मतलब जिसको हम छू सके, वर्चुअल मतलब जिसको हम नहीं छू सके। तो
फिजिकल क्या होगा, यानी कि हार्डवेयर हो गया ओबियसली, वर्चुअल क्या होगा, सॉफ्टवेयर हो गया वर्चुअल। तो हमारे जो हार्डवेयर होते हैं CPU है ना, कीबोर्ड और वर्चुअल कंपाउंड ये होते हैं। इसके बाद जो वर्चुअल कंपाउंड में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वे भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होते हैं वे आपके लाइक यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ हो गए, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया वे आपके हो गए VLC प्लेयर हो गया, और लाइक क्रोम हो गया, मोजिला फायरबॉक्स हो गया, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, थोड़ा आप कहते हैं ये सेकंड डेफिनेशन है। आप करना चाहोगे मेरे हिसाब से तो आप एक ही कर लेना, क्योंकि थ्योरेटिकल है, ज़्यादा थ्योरेटिकल पढ़ते नहीं हैं लोग बाग। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे कोई डाटा कंप्यूटर को हम भेज रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कोई यूज़र है, यूज़र इनपुट भेज रहा है सिस्टम को। ठीक है, वो भी थोड़ा प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने के बाद ये कुछ आउटपुट देगा। तो जो बीच में जो कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है ना, इसको बोलते हैं हम कंप्यूटिंग। ये इनपुट दे रहा है या आउटपुट दे रहा है, यानी कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है, तो इसी को ही कहते हैं हम कंप्यूटर। बेसिक ऑफ कंप्यूटर फंक्शन ऑफ कि कंप्यूटर के फंक्शंस क्या है वो आप देख लेना। मैं इसकी जो PDF है आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी लिंक, तो आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो आप ये पढ़ लेना कि क्या ये टेक्स इनपुट एज डाटा नंबर एंड स्टोर इट। ओबियसली बात सही है इसकी। प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम के अनुसार ही प्रोसेस करता है ये। ठीक है, और जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन और स्टोर इट, और इन्फॉर्मेशन को जनरेट करता है और उसको स्टोर भी करता है साथ ही साथ। कंट्रोल ऑल द अबाउ एट्रीब्यूट्स, और सारी जितनी भी एट्रीब्यूट्स होती है उनको कंट्रोल करने का काम करता है आपका CPU जो होता है। ठीक है, अच्छा तो हमारा पहला जो आसान सा क्वेश्चन था वो निपट गया है, जिसे हम कहते हैं व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है उसके बारे में था। अब बात करते हैं हम कि हार्डवेयर क्या है। क्योंकि हमारे जो सिलेबस है AKTU का उसमें हार्डवेयर भी दे रखा है, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि हार्डवेयर है क्या एक्चुअली में। तो हार्डवेयर के बारे में बता दें कि हार्डवेयर बेसिकली द कंप्यूटर सिस्टम हैज़ टू टाइप ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं हार्डवेयर। तो हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल फिजिकल एलिमेंट्स दोज कंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर सिस्टम एंड द फिजिकल पार्ट लाइक मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, स्टोर यूनिट एक्सेट्रा। यानी कि हार्डवेयर क्या है कि कलेक्शन है, आपके फिजिकल एलिमेंट्स का कलेक्शन है। ठीक है, कि जैसे कि माउस हो गया, माउस कीबोर्ड, प्रिंटर, ये क्या है सब आपके, ये हार्डवेयर है, यानी कि इनको हम छू भी सकते हैं, और एक तरह से कलेक्शन है जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। ठीक है, और ये दीज आर द हार्डवेयर ऑब्जेक्ट इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ये हार्डवेयर कहलाते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, अब कुछ आपके जो सर्वल कंपोनेंट्स होते हैं हार्डवेयर में, जैसे मदरबोर्ड हुआ, साउंड कार्ड हुआ, ग्राफिक्स कार्ड हुआ, ये भी आपके हार्डवेयर ही कहलाते हैं। ठीक है, और हार्डवेयर के बाद बात आती है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो मैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में बता दूं। इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होती हैं जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट होती है, यानी कि यदि हम उस हार्डवेयर में कोई इनपुट दें तो कुछ आउटपुट हमें मिले। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड में हम कुछ टाइप इनपुट करते हैं, तो इनपुट करने के बाद हमें हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ आउटपुट मिलता है। तो ऐसी जो डिवाइसेस होती हैं उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो इसी तरह हमारी कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, वेब कैमरा एंड टच स्क्रीन, ऑल ऑफ दीज इनपुट डिवाइस। ठीक है, और ये कुछ है जो स्कैनर, ग्राफिक्स, टैबलेट। ठीक है, अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। भी आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जो सीधा हमें आउटपुट प्रदान करें, जैसे प्रिंटर। ठीक है, जैसे प्रिंटर हुआ, और बहुत से प्रिंटर हुआ, LCD हुई, प्रोजेक्शन हुआ, पैनल पॉइंटर हुआ, ये सब लिखे हैं, आप पढ़ लेना, इनको याद कर लेना लिख के। अब द सेकंड कंपोनेंट इज सॉफ्टवेयर। अब जो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। एक तो हार्डवेयर हो गया, एक सॉफ्टवेयर हो गया। तो हार्डवेयर के बारे में हम बात कर चुके हैं, और हार्डवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर। ठीक है, दो तरह के हार्डवेयर होते हैं आपके। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की।
अब सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर क्या है एक्चुअली में। सॉफ्टवेयर इज ए वर्चुअल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब एक ऐसा कंपोनेंट है जिसे हम छू नहीं सकते, वर्चुअल है, आभासी है, ठीक है। पर लेकिन इसके अंदर सम ऑफ डाटा कलेक्शन, यानी कि डाटा का बहुत चीज़ें इकट्ठा होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, तो इन सबको मिलाकर ही हमारा जो बनता है सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर को हम कभी भी छू नहीं सकते, इसलिए हम इसे कहते हैं वर्चुअल, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर इज ए बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरकनेक्टिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। ये लाइन जरा ध्यान रखना, इंटरकनेक्टिंग प्रोग्राम एंड ईच प्रोग्राम हैव डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। और कुछ ये छोटे से प्रोग्राम जो हैं कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। ये नोट में क्या लिखा है, सॉफ्टवेयर इज ए लार्ज प्रोग्राम दैट हैव सर्वल सब प्रोग्राम्स इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस टू बेसिकली टू कैटेगराइज सॉफ्टवेयर। ये भी नोट में मैंने बताया है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आई ऑलवेज टोल्ड यू, ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आई ऑलवेज टोल्ड यू। तो ये पढ़ लेना कि डीपली थोड़ी सी लिखा है, वैसे ये है नहीं। अब यहाँ पे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, डॉक्स, ये सब क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। फाइल मैनेजर, डिस्प्ले मैनेजर एंड डिवाइस कंट्रोल, ये सारे सॉफ्टवेयर है, कंट्रोल सॉफ्टवेयर है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये तो आपको करके ही जाना है एग्ज़ाम में, इसे बोलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप जरूर कर लेना, ठीक है। और तो और मैं इसमें इसे आप कर लेना, लिखूँ क्या इसमें मैं, तो इसे देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है। सबसे आसान तरीका आप इमेजिन करो कि ये एक अलमारी है, ठीक है। इस अलमारी के अंदर 3 खाने हैं, CPU, ALU, मेन मेमोरी। पहले आप इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लो, CPU हो गया, CPU, ALU, मेन मेमोरी, और इसके बाद एक्सटर्नल स्टोरेज है, जो कि एक्सटर्नल स्टोरेज हमारी कंप्यूटर में कौन सी होती है, HDD हुआ, SSD हुई, ये होती है। अब जो भी यूज़र इनपुट देगा कंप्यूटर को, वो वो CPU से होकर जाएगा, नहीं CPU का मतलब क्या है यहाँ पे, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, और सीधा वो आउटपुट दे देगा। फिर यही इनपुट मेन मेमोरी में भी जाएगा, मेन मेमोरी से जाके आउटपुट में चल जाएगा, यानी कि ये दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। जैसे मेन मेमोरी कंट्रोल यूनिट से इंटर है, और जो मेन मेमोरी है वो आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज से भी कनेक्टेड है। तो इसलिए जो ये डायग्राम है ये दिखाता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन है। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम गिव्स द स्ट्रक्चर ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये पढ़ लेना, ये कुछ ज़्यादा है ये। CPU, what is CPU? CPU is a central processing unit. CPU is known as the brain of computer system. It is an electronics hardware device that processes all the operation like measure, collections or comparison, and it is also responsible for handling and these operation and these several units of computer system. तो जो CPU होता है आपका, वो एक तरह से ब्रेन होता है। जो CPU होता है वो हार्डवेयरली आपका मदरबोर्ड में लगता है। मदरबोर्ड में जैसे ही आप कोई सिस्टम लेने के लिए जाते हो, तो उसमें जो आपका P4 हुआ, डुअल कोर हुआ, i3 हुआ, i5 हुआ, तो ये सब क्या है, ये क्या चीज़ है, आपकी CPU है। तो इसके बारे में देखते हैं आगे क्या है। आगे बात करते हैं मेमोरी की, कि मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर में मेमोरी तो बहुत प्रकार की होती है, पर लेकिन जो हमारे सिलेबस में कुछ ही मेमोरी हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है कि कंप्यूटर मेमोरी एक ह्यूमन की तरह, एक ह्यूमन का ब्रेन होता है ना, ब्रेन जैसे ह्यूमन का ब्रेन जो होता है वो कुछ डाटा को स्टोर करता है, तो इसीलिए ये भी कंप्यूटर भी कुछ डाटा को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी की नीड होती है, तो उसे बोलते हैं हम मेमोरी।
तो मेमोरी इज जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर मेमोरी इज ए स्पेस फॉर स्टोरेज इंफॉर्मेशन इन कैलकुलेट। द मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड कॉल्स मेमोरी लोकेशन एंड each cells or location has a unique address which start from 0 to memory 01 F। ये तो आपके समझ में नहीं आएगी इसमें जो लिख रहा है, पर मैं बता देता हूँ कि इसका सबसे आसान तरीका क्या है बताने का। जो कंप्यूटर मेमोरी होती है ना, वो ना आदमियों के ब्रेन की तरह होती है, यानी कि जो ह्यूमन का ब्रेन होता है उसकी तरह ही होती है, ठीक है। तो जैसे ही ह्यूमन किसी डाटा को याद करता है, इसी तरह भी कंप्यूटर को भी डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है, इसलिए कंप्यूटर की नीड होती है यहाँ पे। तो इसमें कंप्यूटर की जो नीड में क्या होता है कि जो इसमें जो ब्लॉक्स होते हैं वो सेल्स में बढ़ जाते हैं, और ये सेल्स जो होते हैं अलग मतलब जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार जो आपका आर्किटेक्चर है उसके हिसाब जितना एक सेल का बाइट होता है उस हिसाब से ही लोकेट होती है। और इन जो सेल्स होते हैं इनका हर एक एड्रेस होता है, ठीक है। आगे एक चैप्टर आएगा पॉइंटर, उसमें जो मेमोरी के बारे में डिस्कस होता है, तो एक्चुअली में यही होती है। तो यूनिट हैज़ 64 इंटू 64 GB की जो मेमोरी हुई, तो उसमें जो मेमोरी एलोकेशन होंगे वो कितने हो गए 10 हो गए, 2 की पावर 10 हो गए। आप 2 की पावर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको उसकी मेमोरी लोकेशन आपको पता लग जाएगा। तो ये बात रिमेंबर करने की है, यदि आप 2 की पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या कोई भी GB, तो वो आपकी मेमोरी लोकेशन को बता देगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं नीचे क्या है। वो ये है कि 1 किलो में, ये तो आपको पता ही होगा कि 1 K में 1024 क्या होती है बाइट्स होती है। 1 K में 2 की पावर 10 बाइट्स होती है। मेमोरीज 3 टाइप्स। भाई मेमोरी आपके 3 प्रकार की होती है, ऐसे मेमोरी तो बहुत प्रकार की होती है, पर यहाँ पे 3 प्रकार की मेमोरी का डिस्कस किया गया है। पहली है कैच मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी से या ऑक्सिलरी मेमोरी, यानी कि जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है उसको 3 नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कैच मेमोरी के बारे में। तो कैच मेमोरी के बारे में क्या बताएं कि कैच मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो आपके सेमीकंडक्टर से बनी हुई होती है, पर ये बहुत हाई स्पीड के साथ चलती है, ठीक है। देखो विच स्पीड अप CPU, जो कि जो CPU होता है हमारा, CPU को स्पीड अप करने का काम करती है, ठीक है। तो इसकी जो एडवांटेज है वो क्या है, कैच मेमोरी इज़ फास्टर देन मेन मेमोरी। जो आपकी कैच मेमोरी होती है वो बहुत फास्टर होती है। कैच मेमोरी फास्टर होती है आपकी किससे, मेन मेमोरी से। कैच मेमोरी फास्टर देन मेन मेमोरी, कैच मेमोरी फास्टर देन मेन मेमोरी, ठीक है। कैच मेमोरी इज फास्टर देन एंड मेन मेमोरी। एक्सेस किया जा सकता है बहुत ही कम समय में, इसको एक्सेस किया जा सकता है बहुत ही कम समय में, ठीक है। ये एडवांटेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाती है 2 नंबर में, जरा इनको नोट करते चलिए। अब बात करते हैं हम इसकी डिसएडवांटेज की। तो इट इज़ एक्सपेंसिव, थोड़ा ये एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली होता है, तो इसलिए जब स्पीड अप है तो भाई ओबियसली बात है कि ये एक्सपेंसिव होगा। जो कैश मेमोरी होती है उसकी थोड़ा लिमिटेड स्पेस होता है, यानी कम स्पेस होता है, थोड़ा लिमिटेड स्पेस, ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। अब बात करते हैं हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है भाई, प्राइमरी मेमोरी हमारी क्या होती है, जो हमारे डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को होल्ड कर सके, उनको पकड़ सके, ऐसी मेमोरी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर सिस्टम में करंटली वर्क करती रहती है। जैसे आप प्राइमरी मेमोरी में आपकी क्या आ गई, रैम आ गई, तो ये प्राइमरी मेमोरी में आ गई क्योंकि ये करंटली वर्क करती रहती है, यानी कि डाटा इसमें उड़ जाता है यदि आपका सिस्टम ऑफ हो। तो द प्राइमरी मेमोरी है लिमिटेड स्पेस फॉर स्टोरेज, यानी कि आपकी जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें लिमिटेड स्टोरेज होता है। लिंक, अब देखो ये डायग्राम है, इसे देख लेना कि ये मेन मेमोरी कैसे, मतलब कंप्यूटर में जो मेमोरीज हैं वो किस तरह होती है, प्रोसेसर के साथ किस तरह होती है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो किस तरह अटैच होती है, इनपुट आउटपुट और मेन मेमोरी और प्रोसेसर और आपके सेकेंडरी मेमोरी के बीच में डाटा का क्या होता है,
इंस्ट्रक्शंस मतलब इंस्ट्रक्शंस का आदान और प्रदान होता है। इनपुट और आउटपुट मेन मेमोरी में भी आते और जाते रहते हैं, ठीक है। द स्टोरेज डिवाइस आर कैरेक्टरिस्टिक्स विद फॉलोइंग फीचर्स, यानी कि इसकी भाई उस किसी भी मेमोरी की जो गुण होते हैं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वे क्या हो सकती है। किसी भी उसकी जो गुण हैं वे स्पीड हो सकती है, ठीक है, वोलेटाइलिटी हो सकती है। और वोलेटाइलिटी का मतलब मैं बताऊं आपको, यानी विश्वसनीयता, यानी कि जो लगातार बिना थके काम कर सके, इसे बोलते हैं वोलेटाइलिटी, ठीक है। एक्सेस मेथड हो उसके पास, ठीक है। पोर्टेबिलिटी हो, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम उसे ले जा सकें, ठीक है। कॉस्ट एंड कैपेसिटी थोड़ी लो हो, नहीं कॉस्ट हाई हो, कैपेसिटी कॉस्ट लो हो, कैपेसिटी हाई हो। द मैन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, यानी कि मैन मेमोरी को भी हम 2 प्रकार में बांटते हैं। नंबर 1 रैम और नंबर 2 रोम, ठीक है। ये थोड़े मैन मेमोरीज के थोड़े से क्या है फीचर्स हैं कि क्या सेमीकंडक्टर की बनी होती है, ठीक है। यूजुअली वोलेटाइल होती है। डाटा में भी लॉस्ट इन केस ऑफ द पावर कट, जब पावर कट हो जाता है तो आपका डाटा लॉस हो जाता है, ठीक है। इट इज़ द वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, और ये कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम मतलब होती है, मतलब कंप्यूटर में वर्किंग के तौर पर कार्य करती है। इट इज़ द फास्टर दैन सेकेंडरी मेमोरी, और ये सेकेंडरी मेमोरी से बहुत फास्ट होती है। द कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट मेन मेमोरी, जो कंप्यूटर होता है हमारा वो एक्चुअली में बिना मैन मेमोरी के रन नहीं होगा, क्योंकि उसे मैन मेमोरी ज़रूर चाहिएगी, क्योंकि विदाउट मैन मेमोरी कंप्यूटर कैन नॉट बी रन। रैम के बारे में बात कर लेते हैं। रैम की फुल फॉर्म तो आप बचपन से जानते आ रहे होंगे कि रैम को क्या कहते हैं, कि रैंडम एक्सेस मेमोरीज को कहते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी एक्चुअली में है क्या, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ द सेंट्रल स्टोरेज यूनिट इन कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि सेंट्रल स्टोरेज यूनिट, यानी कि हर यूनिट को सेंट्रल में स्टोर करता है ये रैम, ठीक है। इट इज़ द प्लेस इन ए कंप्यूटर वेयर द ऑपरेशन सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डाटा इज करंट यूज आर केप्ट टेम्परेली, ठीक है। जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं उसका जो डाटा होता है करंट में उसको जारी रखता है ये करंट में, और जैसे ही पावर कट ऑफ हो जाती है तो ये सब डाटा उड़ जाता है। यही रैम का काम होता है, और ये स्पीड अप का काम भी करता है, सो दैट दे हैव कैन बी एक्सेस बाय द कंप्यूटर एक्सेस। रैम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रीड एंड राइट मेमोरी, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये टेम्परेरी मेमोरी है, इसको ना लगाएं तो कोई बात नहीं, आपका जो सिस्टम है वो भी चल सकता है, ठीक है। द कंटेंट इन रैम कैन बी एक्सेस बाय व्हेन कंप्यूटर इज ऑन इन केस ऑफ स्विच ऑफ द डाटा विल बी लॉस्ट। जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही कि जो डाटा हो जाता है वो लॉस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हम रोम की, कि रोम क्या है। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ये केवल रीड करता है मेमोरी को। रोम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी विच कैन ओनली रीड एंड कॉन्टैक्ट आर नॉट लॉस्ट इन द केस पावर फेलियर, यानी कि अगर आपका पावर ऑफ हो गया तो ये आपके जो डाटा को लॉस्ट नहीं करेगा, यानी कि आपके जो डाटा है उसमें से उड़ेगा नहीं, और ये केवल रीड करता है कंटेंट को, ठीक है। इसे हम कहते हैं रोम मेमोरी, ठीक है। इट कंटेंट मेनली द मैन्युफैक्चर्ड इंस्ट्रक्शंस, जो इसका कंटेंट होता है वो केवल इंस्ट्रक्शंस के तौर पे ही होता है। तो रोम क्या होता है, रोम स्टोर्स ए प्रोग्राम हुज नेम इज बूटस्ट्रैप leaders which give the instruction to start the software which is responsible for the startup of the computer's bootstrap। लाना फलाना पढ़ लेना जो भी है ये। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, और अभी हमने इससे पढ़ा था हमने इसे हम क्या कहते हैं, मेन मेमोरी भी शायद इसको हम कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी एंड ऑक्सिलरी मेमोरी। तो दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है।
इसको एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो कभी भी ख़त्म, मतलब जो भी पावर कट होने के बाद आपका जो डाटा है वो उड़े मत। तो मैंने पहले बताया था कि वोलेटाइल का मतलब विश्वसनीयता, यानी कि जो मतलब जो काम ज़्यादा करे, तो वो आप सही कर लेना वहाँ पे देख के, ठीक है। तो मेन मेमोरी, दीज मेमोरीज स्टोर डाटा और इन्फॉर्मेशन परमानेंटली, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डज नॉट एग्जिस्ट मेमोरीज डायरेक्टली, दीज मेमोरीज कैन बी एग्जिस्ट बाय द इनपुट आउटपुट फंक्शन, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी फर्स्ट ट्रांसफर द डाटा और इन्फॉर्मेशन टू मेन मेमोरी। तो जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो मेन मेमोरी को डाटा को ट्रांसफ़र करती है, जो कि हमारा सीपीयू होता है, कैन एग्जिट द डाटा इन्फॉर्मेशन ऑफ द मेन मेमोरी। सम एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, डीवीडी हुई है, सीडी हुई, हार्ड डिस्क हुई, ये सब क्या है आपकी, ये सब आपकी है सेकेंडरी मेमोरीज। और ये एक्चुअली में अब तो बहुत, आप तो सीडी रोम भी कहीं कहीं मिलती है, कहीं पे नहीं मिलती है। हार्ड डिस्क की जगह अब एसडीडी आ गई, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी ड्राइव कभी कभार यूज आ जाती है, ठीक है। तो फेलियर्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज, यानी कि क्या फेल्स रहे सेकेंडरी मेमोरीज के, उसके बारे में बात करते हैं। तो दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज। तो ये मेमोरीज जो होती थी ये मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरीज की तरह होती थी, और दे आर ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी। भाई इनको हम बैकअप मेमोरी भी कहते थे, क्योंकि इसमें क्या होता था, हम डाटा को स्टोर करके रख लिया करते थे। यदि हमारे सिस्टम में से डाटा डिलीट भी हो जाता था, तो हम इस मेमोरी के द्वारा उस डाटा को रिकवर कर लेते थे। अब तीसरी बात आती है कि दीज आर नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो वोलेटाइल होता है, इसका मतलब क्या होता है, जब आपकी पावर कट हो जाती है तब आपकी मेमोरी में से जो डाटा हो जाता है वो सब उड़ जाता है, तो उसे बोलते हैं हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। स्लोवर देन प्राइमरी मेमोरी, भाई प्राइमरी मेमोरी से स्लोवर देन होती है, मतलब इसका जो असेंडिंग ऑर्डर का नाम होता है। कैच मेमोरी फास्टर होती है, फिर आपकी प्राइमरी मेमोरी फास्टर होती है, फिर उसकी स्लोवर होती है उससे देन, और फिर आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी से स्लोवर होती है, ठीक है। यूज स्टोर ऑफ मास ऑफ डाटा, मतलब इसका यूज हमेशा डाटा को स्टोर करने के लिए होता है, जैसे कि आपके म्यूजिक हुआ, एप्लीकेशंस हुई एंड एक्सेट्रा। कंप्यूटर कैन रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी। जो कंप्यूटर होता है हमारा, जो बिना सेकेंडरी मेमोरी के रन नहीं कर सकता, ठीक है। थोड़ा मैं पानी पियाऊँ, अभी करते हैं आगे बात। तो मैं आ गया हूँ, इधर देखते हैं कि मेमोरी जो होती है उनकी कुछ यूनिट्स होती हैं, तो उन यूनिट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो पहली जो यूनिट है उसे कहते हैं BIT, ठीक है। तो मेमोरी को मेज़र करने के लिए यूनिट होती है, तो उसको हम पहले कहते हैं BIT, यानी कि बिट के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि वी हैव 2 डिजिट्स इन बाइनरी नंबर्स, ठीक है, you know also known as 0 and 1 represent passive and active states, and low and high also non use of a component is digital circuit, ठीक है। डिजिटल सर्किट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक्चुअली में 0 और 1 ही के फॉर्म में होते हैं, यानी कि एक लो वोल्टेज एक हाई वोल्टेज, यानी कि एक आपका 0 है, एक आपका 1 है, एक आपका पैसिव है, एक आपका एक्टिव है, इस तरह होते हैं। तो इन कंप्यूटर सिस्टम वी स्टोर डाटा इन इनफॉर्म, मतलब जो कंप्यूटर जो डाटा होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में ही स्टोर होता है डिजिटली इन द फॉर्म ऑफ BIT सीक्वेंस। हियर द डिजिटल यूनिट 0 and 1 इज ऑल्सो नोन एज बिट, ठीक है। इसको ही हम बिट कहते हैं, जो 0 1 की फॉर्म में आपका स्टोर होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट आती है, जो नेक्स्ट यूनिट आती है बिट की, उसे क्या कहते हैं, बाइट बोलते हैं। तो बाइट क्या होता है, एक्चुअली में बाइट जो होता है वो मेमोरी का ही एक यूनिट होता है। तो एक बाइट एक ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, यानी कि जो 8 बिट्स होती है उन सबको मिला दिया जाए तो वो आपका एक बाइट बन जाता है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज नोन एज 1 बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन रिप्रेजेंट द डाटा आइटम्स इन कंप्यूटर मेमोरी। तो
मतलब सबसे पहले क्या होता है, सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो बिट होती है, फिर जो सेकंड नंबर पे यूनिट आती है उसे बोलते हैं हम बाइट, ठीक है। और एक नोट करने वाली बात है, एक इसमें यूनिट होती है निब्बल। तो कहीं पे निब्बल आ जाए तो निब्बल का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, ठीक है। 4 बिटों का समूह आपका एक निब्बल कहलाता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे वर्ड, वर्ड के नाम से एक मतलब यूनिट है। तो वर्ड क्या है, इन कंप्यूटर वर्ड इज लाइक ए बाइट, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स एंड इट इज़ ए फिक्स्ड ऑफ ईच कंप्यूटर। यानी कि जब आप कह देते हो ना कि वर्ड का मतलब क्या है, वर्ड का मतलब है यानी किलो बाइट। किलो बाइट का मतलब क्या हो गया कि किलो बाइट, इसको बोलते हैं वर्ड। यानी कि 2 to the power 10, 2 to the power 10 कितना होता है 1024, 2 to the power 10 10204। तो बेसिकली हम बात करते हैं इसके बारे में कि यूनिट्स का जो कन्वर्जेशन होता है वो क्या है, मतलब बाइट्स को बिट्स में, मेगाबाइट्स को बाइट्स में, वो फलाना फलाना वो देखते हैं क्या है कि जो 1 बाइट होती है वो 8 बिट्स के बराबर होती है। 1 किलो बाइट 1024 बिट के बराबर होती है। 1 मेगाबाइट यानी कि MB 1024 KB के बराबर होती है। 1 गीगाबाइट 1 GB 1024 MB के बराबर होती है। टेराबाइट, पेटाबाइट, बस यही है, मतलब आप इन्हें सेम से ही हैं, आप इन्हें देख लेना एक बार। तो कंप्यूटर के बारे में देखते हैं कि कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। कंप्यूटर एट वेरी बेसिक लेवल, कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ देयर साइज एंड प्रोसेसिंग स्पीड। जो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है, जो हमारे हम उसे क्लासिफाइड कर रहे हैं साइज और प्रोसेसिंग के आधार पे। तो पर्सनल जो कंप्यूटर है, एक तो होता है पर्सनल कंप्यूटर, एक आता है आपका वर्ड स्टेशन कंप्यूटर, एक होता है मिनी कंप्यूटर, एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, मेन कंप्यूटर, एक होता है मेन सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं हम पहले पर्सनल कंप्यूटर के बारे में। भाई पर्सनल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिसको जो पर्सन होते हैं पर्सनली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो कंप्यूटर होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के बने हुए होते हैं, ठीक है। इन कंप्यूटर में कीबोर्ड और जो माउस पॉइंटिंग करने के लिए मॉनिटर, मतलब एक साथ इकट्ठा एक होता है, उसे बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। इसका यूज स्टूडेंट्स लाइफ करते हैं, ऑफिस में इसका ज़्यादा यूज होता है। अब दूसरा बात करते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर एक तरह से डेस्कटॉप होता है, यानी कि डेस्कटॉप को आप वर्क स्टेशन कंप्यूटर बोल सकते हैं, पर ये बहुत पावरफुल होते हैं। इट इज़ ए पावरफुल सिंगल यूजर कंप्यूटर एंड इट इज़ मच लाइक ए पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि उसकी तरह ही होते हैं, बट इज प्रोसेसिंग स्पीड इज हाई दैन पर्सनल कंप्यूटर एंड इट हैज़ ए लार्ज स्पेस इन स्टोरेज एज कम्पेयर टू पर्सनल कंप्यूटर। यानी कि जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर होते हैं ना, इनकी जो स्टोरेज होती है वो बहुत हाई होती है एज कम्पेयर टू पर्सनल कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर भी एक छोटे से कंप्यूटर होते हैं। इट इज़ ए मल्टी यूज़र कंप्यूटर, यानी कि मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूज़र कैपेबल कंप्यूटर है, पढ़ लेना आप इसको। मेन फ्रेम कंप्यूटर में समय बर्बाद नहीं करूँगा मैं पढ़ने में इसमें, क्योंकि मुझे कोडिंग भी करानी है। मेन फ्रेम कंप्यूटर इट इज़ ए पावरफुल मल्टी यूज़र कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग फ्रॉम 100 to 1000 यूज़र साइमल्टेनियसली। फिर मेन सुपर कंप्यूटर, आप इसमें बस केवल हेडिंग याद करते चल जाना, और जो इसके मतलब एक के बाद एक मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लगाया हुआ है, ताकि जो सबसे अच्छा है वो उसके अच्छा है, वो उससे अच्छा है, तो आप इसे अच्छे से करेंगे। इसकी आपको हेडिंग ही याद करनी होगी। कंप्यूटर्स की जो कंप्यूटर डिवाइस जो होती है वो तो मैंने बता दिया। वो कंप्यूटर डिवाइसेस क्या होती हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, ये सारी क्या है, स्मार्टफोन हो गया, ये सब आपके कंप्यूटर डिवाइसेस हैं। और जो इनकी जो गुण है वे क्या है, आपको गुण तो आपको पता ही होगा, इनके गुण नहीं होता तो फिर पक्का है कि आपको कुछ नहीं आता। स्पीड इसका गुण होता है, सबको पता है स्पीड है। एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए। स्टोरेज कैपेबिलिटी होनी चाहिए किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में। और कंप्यूटर इज़ ए वर्सेटाइल। अब वर्सेटाइल से मतलब क्या है, कंप्यूटर इज़ ए वर्सेटाइल इन नेचर, इट कैन प्रोसेस डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क एंड सम टाइम।
यानी कि वर्सेटाइल होना चाहिए। तो वर्सेटाइल का मीनिंग हम चेक कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में क्या होता है। वर्सेटाइल मेरे ख्याल से ये जो वर्सेटाइल है ना, मतलब नेचर में जो आपका कंप्यूटर है वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है उसी को बताता है। डिलीजेंस क्या होता है, कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी हेल्थ और डैमेज मीन्स इज कैन नॉट ट्राई। ठीक है, ये 5 आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की। डाइलीजेंस, कंप्यूटर इज वर्सेटाइल। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो चलो अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये यूज़र और कंप्यूटर के बीच का एक इंटरफेस होता है। ठीक है, और ये टास्क परफॉर्म करता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। ठीक है, एंड कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स एज ए गवर्नमेंट फॉर ए कंप्यूटर system that control most of the attributes and operation in a computer system. Operation system is an interface between two compiled hardware and application. It is also provide the interface between user and it is the interface user and application. ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि ये यूज़र और उसका इंटरफेस को बताता है। ठीक है, अब बात काम करते हैं हम कि ये जो किस तरह कितने प्रकार के होते हैं। भाई जो डोस आपने पढ़ा हो, डोस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और डोस जो होता है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज़ होती हैं वे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हैं, जिसके जो वर्जन है आपके NT 98 XP विस्ता 7 8 11 12 भी आ चुकी है अब तक। ये इसका एक ब्लॉक डायग्राम है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी कि ये क्वेश्चन तो आना ही है पक्का, ये वाला क्वेश्चन और ब्लॉक डायग्राम वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये इन दोनों में से कोई ना कोई सा एक तो आएगा ही आएगा। अब यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम, इसमें मतलब एक तरह से एक आपसे समझो कि हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4, हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं। 4 बॉक्सेस मतलब पहला जो शुरू में क्या है, यूज़र है, यूज़र के पास एप्लीकेशन प्रोग्राम है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम है तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है और सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो हमारे पास सिस्टम हार्डवेयर है। इस तरह आप समझो, ये अलमारी से बन जाएगा। ये यूनिक लिनक्स मैंने बता दिया आपको, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आप इसकी है कि यानी कि आपका जो है ये होना चाहिए, यानी कि यूज़र मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, आउटपुट मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सब होना चाहिए। CPU के पास टाइम मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, CPU मैनेजमेंट, ये सब होने चाहिए। मतलब ये आता है लिखने के लिए कि क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो अभी हेडिंग याद करके जाना, और इनके ऊपर आप 2 3 3 4 4 लाइन लिख देना तो अच्छा रहेगा। अब बात काम करते हैं हम कि प्रॉब्लम सोल्विंग की टेक्निक्स क्या क्या बारे में। टेक्निक्स हमेशा इसमें 3 प्रकार की होती है। हम किसी भी प्रॉब्लम को एल्गोरिथम के द्वारा भी सोल्व कर सकते हैं, सूडो कोड के द्वारा भी सोल्व कर सकते हैं, फ्लो चार्ट के द्वारा भी सोल्व कर सकते हैं। तो एल्गोरिथम में बता दूं आपका, एल्गोरिथम एक्चुअली में होता क्या है कि एल्गोरिथम एक तरह से जो आपका पेपर होता है, पेपर पे हम कोई किसी कोड को लिखते हैं, और वो इस तरह लिखते हैं कि वो ना तो कोई लैंग्वेज हो, ना उसमें कोई सिंटैक्स यूज़ हो, यानी कि एक तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में उसको लिखा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि एक तरह से एक टेक्निक होती है कि हम इसको इस टेक्निक से सोल्व कर दें, और वो जो टेक्निक होती है फिर जो कोडर होते हैं उस टेक्निक को अप्लाई करते हैं कोडिंग लैंग्वेज में, तो उसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। पर यही भी बात आती है कि सूडो कोड क्या होता है। सूडो कोड क्या होता है कि सूडो कोड जो हमारा एल्गोरिथम होता है ना, उसमें ही हम क्या काम करते हैं कि जो कोडर को आसानी रहे कोड लिखने में, उसमें ही हम थोड़े से सिंटैक्स लिख लेते हैं, थोड़े से सेमीकोलन लगा देते हैं, और थोड़ी सी कंडीशंस लगा देते हैं। तो ये हमारा जो कोड बनता है उसको कहते हैं हम सूडो कोड। अब एल्गोरिथम और सूडो कोड से जो काम हम एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के द्वारा करते हैं उसको बोलते हैं हम फ्लो चार्ट। ठीक है, और ये टेक्निक्स होती हैं, इनके बारे में जो डीपली है ये पढ़ लेना आप। एल्गोरिथम यही है जो मैंने बोला ना
एल्गोरिथम यही है। तो एल्गोरिथम वेल डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स ऑफ सॉल्व ए प्रॉब्लम, फिर आउटपुट दे देता है। ठीक है, अभी एल्गोरिथम के बारे में आप ये जो चित्र है ये बोजुबना का ना बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जो आपका एल्गोरिथम होता है ना उसके क्या फीचर्स हैं और इम्पोर्टेंट है, ये आता भी है। ये 3-4 टॉपिक ही हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम और ये आपका डिजिटल कंप्यूटर एल्गोरिथम और स्टोरेज क्लासेस जो हैं ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इनमें से आता भी है। तो वेल डिफाइंड इनपुट सेट के बारे में हम पढ़ते हैं कि वेल डिफाइंड इनपुट सेट के बारे में, यानी कि जिसके फीचर एक तो वेल डिफाइंड इनपुट सेट होना चाहिए, वेल डिफाइंड आउटपुट होना चाहिए, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस होना चाहिए, फाइनाइटनेस होना चाहिए और फिजिबल होना चाहिए और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इनका मतलब मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टली कि वेल डिफाइंड इनपुट मतलब वेल डिफाइंड यानी कि वेल डिफाइंड मतलब कि वेल डिफाइंड इनपुट आपका डिफाइंड हो पहले से ही, यानी कि जैसे कि हमने कोई वेरिएबल, अभी आपको वेरिएबल तो पता नहीं होगा पर मैं बता देता हूँ फिर भी, यदि आपने कोई चीज़ डिक्लेयर की यानी कि मेरा नाम है मुकुल, तो ये से छोड़ो आप, जैसे कि कोई मैं आधी किलो चीनी लेके आया हूँ, तो आधी किलो चीनी को रखने के लिए मुझे एक डब्बे की आवश्यकता होगी, तो इसी तरह मैं डब्बे को पहले तैयार करके रखूँगा। तो इसी तरह इनपुट को डिफाइन करने के लिए पहले से ही हमारा जो इनपुट होना वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, और जब हम वेल डिफाइंड इनपुट देंगे तो हमें वेल डिफाइंड आउटपुट भी मिलेगा ही मिलेगा। और जो हमारा इसमें एल्गोरिथम होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, पढ़ने मतलब रीडेबल होना चाहिए। ठीक है, और ये किसी भी लैंग्वेज में इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि एक फॉर्मल लैंग्वेज हो उसमें आप लिख सकते हैं इसको, कहीं में भी लिख दो, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्रता है, लैंग्वेज में इंडिपेंडेंसी है। और ये फैजिबली होना चाहिए, फाइनाइटनेस होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप उसको बढ़ाते जा रहे हो और जो काम 2 लाइन 2 या 3 लाइन का है उसको आप 3 से 4 या 5 से 6 लाइन में कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी फाइनाइट कम से कम मात्रा में हो। ठीक है, डायग्राम बना जाना बहुत अच्छा है, ये लिखा है मैंने इसके बारे में, थोड़ा बहुत आप नहीं पढ़ लेना। लैंग्वेज इंडिपेंडेंसी, एडवांटेज, क्लियर एंड एनएम्बिगुअस। एडवांटेज क्या है, इट इज़ इजीली टू अंडरस्टैंड है, इट इज़ गिव्स द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन एल्गोरिथम प्रोग्राम्स का। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। पहले तो आप इसमें पहले क्या काम करो, पहले आप एडवांटेज लगाओ, फिर उसके बाद डिसएडवांटेज में मतलब पहले तो आप उसको लिखो फिर कोड में रन करो, मतलब इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाती है। और एक क्या होता है कि ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट आर डिफ़िकल्ट टू शो इन द एल्गोरिथम। जो ब्रांचिंग होती है और फिर जो लूपिंग होती है उसको हम शो करने में ज़्यादा बड़ा बन जाता है, पेपर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट जाती है, इसलिए इसकी डिसएडवांटेज बोल सकते हैं हम। तो किसी भी एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने की कुछ स्पेसिफिक मतलब है, उस आप ये लिख लेना, इम्पोर्टेंट तो नहीं है। जैसे कि हम लिखना चाहेंगे राइट एल्गोरिथम इज़ बेस्ड टू ऐड 3 नंबर, 3 नंबर को ऐड करने के लिए। तो अपना जो प्रोग्राम है सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहला प्रोग्राम हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट से स्टार्ट करने के बाद भाई इनपुट बनाएंगे, इनपुट में हम क्या लेंगे, 3 नंबर ले लेंगे, ABCD है ना, और फिर क्या काम करेंगे हम 3 नंबर को रिजल्ट के तौर पे एक वेरिएबल बना लेंगे और तीनों को सम कर देंगे और प्रिंट कर देंगे रिजल्ट। ये लिखा है देखो तीनों यहाँ पर, ठीक है, तीनों लिखे हैं। तो अब देखते हैं हम जो एल्गोरिथम है किस फैक्टर पे, टाइम फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है, स्पेस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आपसे कोई पूछे कि जो आपका एल्गोरिथम होता है वो किस फैक्टर पे, टाइम एंड स्पेस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं और चीज़ें क्या है, ये थोड़ा पढ़ लेना आप इसको। फ्लो चार्ट के बारे में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो इसके मैं जैसे हम फ्लो चार्ट बनाते हैं वो सिखा देता हूँ केवल में। जो आपका स्टार्ट बटन होता है वो ओवल शेप में होता है, यानी कि इसको हम टर्मिनल्स बोलते हैं। यानी कि जब आप किसी भी सूडो कोड लिख रहे होंगे तो सबसे पहले जो आपका होगा क्या होगा, सूडो कोड ओवल शेप हो गया। फिर प्रोसेसिंग के लिए आप स्क्वायर बनाएंगे। प्रोसेसिंग का मतलब जैसे कि आपने प्रोसेसिंग के लिए लगा दिया है, यानी कि तो आप क्या लगाओगे, स्क्वायर लगा दोगे। इनपुट के लिए क्या काम करेंगे, इनपुट के लिए आप इस तरह का डब्बा लगा दोगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें मैंने बनाया नहीं है खैर, पर मैं उसके लिए बनाया नहीं है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस तरह का आप डब्बा बना दोगे, इस तरह का डब्बा, ठीक है, इस तरह का डब्बा आप इसमें बना दोगे। तो आप देख लेना, मैं इसमें ऐसे ही करता रहूँगा। ठीक है, अब देखते हैं
चलो अब देखते हैं, अब बात करते हैं हम डिसीजन बॉक्स। मतलब यदि आपके पास कोई कंडीशंस आ गई, यानी कि यदि है या नहीं है, यदि है तो ये, यदि नहीं है तो ये। तो कंडीशन बॉक्स के लिए हम ये सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइंस के लिए, फ्लो लाइंस के लिए ये एरोज के निशान प्राप्त करते हैं। कि आगे देखेंगे जब हम कोई अगर देखेंगे तो एग्जाम्पल है कि फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर्स। कि दो नंबर का ग्रेटेस्ट बताइए क्या है। जो दो नंबर का ग्रेटेस्ट है वो बताना है हमें। दो नंबर ग्रेटेस्ट करने के लिए पहले उसका एल्गोरिथम लिखेंगे, क्योंकि कोई भी सीडो कोड है पहले उसका एल्गोरिथम लिखा जाएगा, उसके बाद हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट किया, स्टार्ट एंटर 2 करा लिए। 2 करने के बाद यदि कंडीशन बॉक्स लगा देंगे, यदि ए बड़ा होगा तो भाई ए इज ग्रेटर, बी छोटा होगा तो बी, तो जब ए बड़ा होगा तो बी तो पहले से ही छोटा हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा आपका, बी इज ग्रेटर। यदि कंडीशन फॉल्स हो गई तो बी इज ग्रेटर। तो यह ऐसे इस तरह का आपका जो क्या होता है शूड फ्लो चार्ट होता है। फिर ये आप देख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर करके आना इसको। फ्लो चार्ट टू चेक ए नंबर इवन एंड ओड का फंक्शन आप देख लेना इसको भी। और ये सब कुछ है प्रोग्राम देख लेना। ड्रा द लाइन। अब मैं बताऊँ जो हमारी सी लैंग्वेज है वो कैसे स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं, क्योंकि डिस्कस है, क्योंकि हम सी लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं तो कुछ तो पता होना चाहिए हमें इसके बारे में। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज क्या है कि सबसे पहले जो बात आती है हमारी आती है डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, डॉक्यूमेंट सेक्शन। डॉक्यूमेंट सेक्शन का मतलब क्या होता है कि ये हमें क्या कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन मतलब ये हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट, आप देखा होगा कि कोई भी प्रोग्राम है उसमें अगर हम कुछ लिखना हो तो उसमें हम कमेंट्स लगाते हैं। तो कमेंट्स ही यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट सेक्शन का काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लिंक सेक्शन का। जो हमारा लिंक सेक्शन होता है, तो लिंक सेक्शन होता है हमारा, वो उसमें क्या आता है आपकी इंक्लूड हेडर्स फाइल्स आती हैं। जैसे कि हम सबसे ज़्यादा जो फाइल्स हेडर फाइल्स यूज़ करेंगे 3 करेंगे। इसमें एक तो math.h आ गई और math.h हो गई, है ना, और एक हेडर फाइल हो गई studio.h हो गई और kony.h हो गई। इस तरह की ये 3-4 फाइल्स हेडर फाइल्स हैं जिनको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं हम कोई डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन का मतलब क्या है, यानी कि कोई कांस्टेंट वैल्यू है या कोई वेरिएबल वैल्यू है, उसको पहले से डिफाइन कर दिया कि हमने हमारे पास मेमोरी में ये वैल्यू लोकेट है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि डेफिनेशन सेक्शन में वो आ जाती है। ठीक है, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में मैं आपको बता दूं कि जो आपका इन दिस सेक्शन ग्लोबल वेरिएबल आर डिक्लेयर एंड द फंक्शन प्रोटोटाइप्स इज गिवन। कुछ प्रोटोटाइप्स गिवन्स होते हैं इसमें, वो लिख लेते हैं। यानी कि फंक्शंस अगर हमें आपको डिक्लेयर करना है, जैसे हमारा इसमें एक फंक्शन चैप्टर आएगा, तो फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए कुछ प्रोटोटाइप्स होते हैं, वो हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में आता है। फिर इसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। और तो यही आपका ये जो आप ये सिस्टम है। फिर नीचे क्या आता है, डिक्लेरेशन पार्ट, एग्जीक्यूशन पार्ट, फिर सब प्रोग्राम सेक्शन, यूजर डिफाइन सेक्शन, फंक्शन। ये इस तरह का, ये मतलब ये जो है आपका पूरा एक तरह से कंप्यूटर जो आपका सी लैंग्वेज कोडिंग एनकोड करता है, वो सारा वो प्रोसेस है। ठीक है, तो अब देखते हैं नीचे क्या लिखा है। तो लिखा है राइट एंड एग्जीक्यूटिंग द फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो ये कह रहा है कि अपना एक एग्जीक्यूटिंग वाला सी का प्रोग्राम बनाइए। तो ये लिखा है गेट सी गेट ये। तो हम आपको एक प्रोग्राम बना के दिखा देते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के दिखा देते हैं। तो प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम के लिए चलते हैं हम अपने कोडर पर। तो आ गए हैं हम अपने यहाँ पर कोडर पर, डिकोडर हम कहते हैं। और यहाँ पर हम सिंपल सा जो सबसे हल्का प्रोग्राम होगा सी लैंग्वेज का वो बनाएंगे। हेलो वर्ल्ड के नाम से बना देंगे हम इसको, हेलो वर्ल्ड के नाम से। तो हेलो वर्ल्ड के नाम से बनाने के बाद कोई हेलो वर्ल्ड पहले ही बना हुआ है, पर लेकिन मुझे आपको बताना है इसके बारे में, तो मैं आपको पूरा डिटेल तरीके से बताऊंगा।
तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट सेक्शन है उसे बोलते हैं। डॉक्यूमेंट सेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कमेंट लिखना। जैसे कि हम यहाँ बनाने वाले हैं कि प्रोग्राम बनाना है हमें किसी चीज़ का, तो हम क्या कहते हैं, राइट ए प्रोग्राम। हमें लिखना है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट प्रोग्राम टू, क्या लिख रहा हूँ यार, प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो। मुझे हेलो प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाना है। तो ये जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं हम, इस लाइन को बोलते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। क्या बोलते हैं हम इस लाइन को, इस लाइन को बोलते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंट सेशन, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट सेशन। अब इसके बाद क्या आता है, हेडर फाइल लिख देते हैं। मैंने कहा था कि जो हेडर फाइल होती है हमारी सबसे ज़्यादा क्या होती है, studio.h यूज़ होती है, studio.h यूज़ होती है। इसके बाद अगर आप पुराने वाला वो यूज कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, टर्बो सी, तो उसमें एक हेडर फाइल यूज होती है conio.h, ठीक है। और इसके बाद यदि आपके पास हमें क्या बनाना है, प्रिंट एफ, तो प्रिंट एफ करने के लिए हम क्या काम करेंगे, सिंपली फंक्शन लगा लेंगे, वॉइड मैन या इंट मैन के नाम से बना लेते हैं कोई फंक्शन। तो ये इसे क्या कहते हैं हम, जो हमारा मेन फंक्शन होता है इसको कहते हैं हम आपका डिक्लेरेशन पार्ट, कुछ इस टाइप को कहते हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या काम किया, मेन फंक्शन के अंदर हमने पहले तो क्लियर CH कर दिया, CLEAR क्लियर, SH क्लियर, CLR SCR। क्लियर स्क्रीन कर लें। क्लियर स्क्रीन करने के बाद ही कुछ ये है मम्मी, तो क्लियर स्क्रीन करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ करा देंगे, PRINT प्रिंट एफ कराने के बाद क्या लिखेंगे, सीधा हम कुछ नहीं करेंगे, हेलो वर्ड टाइप कर देंगे, जो हमारा सिंपल सा पहला प्रोग्राम, सिंपल वर्ड कर देंगे और ये हमारा प्रोग्राम बन के तैयार होगा। पर लेकिन अब यहाँ पे देखो कि मैंने क्या काम किया है कि जो हमारा ये इंट मेन फंक्शन है, इसमें मैंने इंटीजर टाइप डेटा टाइप लिया है। जो हमारा मेन से पहले जो ये लिखा है ना INT, इसको बोलते हैं डेटा टाइप। ये तीन तरह के होते हैं वैसे फ़िलहाल, इसमें इंटीजर है, फ्लोट है और कैरेक्टर है, डबल भी होता है, बहुत तरह के होते हैं, पर मैं 3 बताऊंगा यहाँ पे आपको। और तो ये इंटीजर है, तो इंटीजर को रिटर्न करने के लिए हमें कुछ रिटर्न भी इंटीजर ही करना पड़ता है, TURN रिटर्न 0, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि रन हुआ है नहीं हुआ। तो रन करने के लिए हम यहाँ करेंगे, तो देखो ये लिखा आ गया हेलो वर्ल्ड और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। तो चलिए चलते हैं अपने PDF पर। तो हम यहाँ आ गए अपने PDF पर। तो यहाँ पर सी प्रोग्राम के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है कि ये कब क्या हुआ था। ये एक्चुअली में सी प्रोग्राम लैंग्वेज जो है जो इन्वॉल्व है वो 1972 में हुआ था, और वो किसने किया था, उनका नाम था डेनिस रिची, ठीक है। और उनकी जो बेल लैबोरेटरी थी उसमें हुआ था, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना होगा इसके बारे में तो आप ये PDF में आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा ना, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा था कि जो सी है ना बहुत पावरफुल लैंग्वेज है भैया, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड लैंग्वेज है, पर लेकिन ये सी लैंग्वेज जो सी है जो हम पढ़ रहे हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इसमें क्लासेस नहीं होती। पर जो आप C++ आ रही है वो हमारी ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। स्यूडो कोड के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसके बारे में आप पढ़ लेना। स्यूडो कोड क्या है, प्रोसेसर ऑल्सो, प्रोसेसर में आते हैं CU कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU रजिस्टर क्या होते हैं, ये सब हमारी यूनिट्स होती हैं मेमोरीज की, ठीक है। इन्हें पढ़ लेना आप, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि प्रोग्रामिंग करानी है। ये मदरबोर्ड क्या होता है इसके बारे में, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ सी प्रोग्राम, यानी कि जो हमारा सी प्रोग्राम होता है वो किस तरह एग्जीक्यूट करता है। सिस्टम रेडी होना चाहिए, प्रोग्राम रेडी होना चाहिए, प्रोग्राम कोड रेडी होना चाहिए, एडिट कोड सोर्स होना चाहिए, एक ही तरह। मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ, ये फ्लो चार्ट
मतलब आप जैसे रटो कुछ ही करो, याद कर लेना। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, कह रहा है प्रोग्रामिंग तो हमें पता ही है क्या है, लिख देंगे इसके बारे में। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू नो ऑल्सो। सी लैंग्वेज है, जावा है, पाइथन है, ये सब क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्वेश्चन लिख रखे हैं। हाँ, व्हाट इज़ लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो लो लेवल लैंग्वेज वे लैंग्वेज होती है जो कि 0 और 1 की फॉर्म में हमारे डेटा को इनपुट कराती है और 0 और 1 की फॉर्म में ही डेटा को आउटपुट देती है। उसको बोलते हैं हम लो लेवल मशीन या हाई लेवल। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग मशीन क्या होती है, वो क्या होता है, जो हमारा कोड होता है वो हमारा कोड लिखा हुआ होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करने के लिए 0 और 1 के फॉर्म में लाने के लिए एक असेंबलर का यूज़ किया जाता है। सॉरी, असेंबलर कह रहा हूँ मैं, एक कंपाइलर का यूज़ किया जाता है जो 0 1 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता है। तो उसे उन लैंग्वेजेस को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। नाम की बात करें कि मशीन लैंग्वेजेस में कौन कौन से नाम आ जाते हैं तुम्हारे, कोबोल हुआ, फोर्टन हुआ, ये आपकी मशीन लैंग्वेज के नाम आ जाते हैं। कंपाउंड ऑफ सी कैरेक्टर सेट, अल्फ़ाबेट, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। कोई आगा ना कि सी के कैरेक्टर्स क्या हैं, अरे यार A to Z तक के अल्फ़ाबेट तो ये होंगे, 0 से लेकर 1 तक के ये होंगे। स्पेशल कैरेक्टर ये 2 नंबर में आया था कि कुछ 10 कैरेक्टर लिखिए, तो आप इसमें दे देंगे। देखिए आपका डॉलर का साइन हो गया है ना, स्लैश हो गया, ब्रैकेट हो गया, फॉरवर्ड स्लैश, ब्लैक स्लैश, सेमी कोलन, ठीक है, स्टार, ये सब क्या है, स्टेप्स ऑफ रिटर्न ए राइटिंग ए सी प्रोग्राम, ये सब पढ़ चुके हैं यार। ये क्या है कि डेटा है कि जो आपका मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं ना, उसमें जो डेटा है वो ब्लॉक्स किस तरह स्टोर होता है। क्योंकि जो हमारी मेमोरी होती है, जो डेटा होता है उसमें मेमोरी के टाइप्स में उसमें डिक्लेयर होता है। जैसे कि एक्स इक्वल टू मैंने 14 किया, तो एक्स का जो एड्रेस होगा मेमोरी में वो अलग होगा और स्टोर उस जगह, उस स्टोर पे एक्स की वैल्यू 14 हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द पॉइंटर भी पढ़ेंगे। स्वैप करना, ये सब ये इंट्रोडक्शन है, ही ज़्यादा कुछ वो नहीं है। ये तुम्हारे कीवर्ड्स हैं, ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, एनम, रजिस्टर, टाइप डेप्ट, कैरेक्टर, एक्सटर्न, रिटर्न, यूनियन, कॉन्ट, सब पढ़ोगे आप आगे, ठीक है। तो रूल्स क्या है वेरिएबल को लिखने का। सबसे पहले जो आपका वेरिएबल्स होना चाहिए ना, ये तो वो स्मॉल लेटर्स में हो, ये आपका कैपिटल लेटर्स में ना हो, ठीक है। आप शुरू में कोई कैरेक्टर लगाओगे अंडरस्कोप के अलावा, अंडरस्कोप लिखोगे और कोई नाम लिखोगे, ठीक है। ये आपका पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस हैं जो आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त लगाओगे, ठीक है। और फिर दूसरा जो आइडेंटिफायर नेम्स होते हैं वेरिएबल का, वो केस सेंसिटिव होना चाहिए। यानी कि केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि जो लोअर केस होते हैं वे अलग होते हैं, जो स्मॉलर केस होते हैं वे अलग होते हैं। तो ये केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अलग माने जाएंगे, ठीक है, अलग माने जाएंगे। अलग का मतलब यदि आपका ABC स्मॉल में लिखा हुआ है और एक कैपिटल A स्मॉल a C लिखा है, तो ये क्या होंगे, ये अलग अलग होंगे। So we can construct the variable name by using digits also। और वेरिएबल का जो नेम होगा वो डिजिट्स में आप रख सकते हो, कोई स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए, केवल अंडरस्कोप को छोड़कर। अब बात करते हैं हम लिंकर क्या होता है, लोडर क्या होता है। लिंकर के बारे में पढ़ लेते हैं कि लिंकर इज़ ए प्रोग्राम इन विच सिस्टम विच हेल्प्स टू लिंक ए ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट को लिंक करने के लिए, सिस्टम से लिंक करने के लिए जिस प्रोग्राम को हम बनाते हैं उसको बोलते हैं लिंकर। जैसे हमने कोई कोड लिखा किसी भी कोड एडिटर में, उस कोड एडिटर में GCC से कनेक्ट करने के लिए जिस प्रोग्राम को यूज़ किया जाता है उसको ही बोलते हैं हम लिंकर, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये विद स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज ऑफ द सी लैंग्वेज एंड क्रिएट द एग्जीक्यूटेबल कोड्स ऑफ प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन के समय पर ये अपना एग्जीक्यूशन टेबल कोड जो है ऑटोमेटिकली राइट कर लेता है,
द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग इज टू टाइप स्टैटिकली लिंकिंग और कंपाइलेशन टाइम। ठीक है, डायनेमिक लिंकिंग एंड रन टाइम लिंकिंग, ये दो प्रकार के लिंकिंग से बना हुआ, मतलब दो तरह से काम करता है, डायनेमिक लिंकिंग और रन टाइम लिंकिंग। एक होता है स्टैटिक लिंकिंग। तो स्टैटिक लिंकिंग के बारे में क्या होता है कि इन स्टैटिक लिंकिंग ऑल द बेसिक प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स लाइक कीवर्ड्स, इनबिल्ट फंक्शन, कमांड लाइन, आर्ग्यूमेंट लाइक राइट द ऑब्जेक्ट फाइल। तो ये ऑब्जेक्ट फाइल्स को कंपाइलर के द्वारा लिंक कराता है। रन टाइम लिंकिंग, ये भी लिंक कराने का काम करता है सी लाइब्रेरीज को, ये आप पढ़ लेना। लोडर क्या होता है? अभी लोडर क्या होता है? लोडर क्या होता है इन द कंप्यूटर सिस्टम? लोडर इज द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है भाई, लोडर जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। रेस्पॉन्सिबल होता है किस पर? लोडिंग पर। प्रोग्राम्स इनटू द मेन मेमोरी फॉर स्टार्टिंग द एग्जीक्यूट द लोडिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द रीडिंग ऑफ कंटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटेबल फाइल। सोर्स कोड इसका इस टाइप देखना। सोर्स कोड प्रोसेस सिस्टम 1 स्टेप 1 कंप्लाई टू मशीन कोड, और मशीन कोड लिंकिंग किस तरह होता है, ये मतलब इसका डायग्राम है, इसको समझ लेना। असेंबलर क्या होता है? असेंबलर मैं सिंपल सी भाषा में मैं बताऊँ आपको असेंबलर है क्या। ये असेंबलर क्या होता था पहले, एक तरह से जब असेंबली लैंग्वेज आई थी, सबसे पहले तो मशीन लैंग्वेज चली, मशीन लैंग्वेज के बाद असेंबल लैंग्वेज का यूज किया गया। यानी कि किसी जब दो डिजिट्स को जोड़ना था ना, तो वे स्पेसिफिक बाइनरी नंबर को ना जोड़कर वे क्या काम करते थे, कुछ कीवर्ड्स को उन्होंने यूज में ला दिया था। जैसे सम हुआ, ठीक है, डिवाइड हुआ, मल्टीपल हुआ। तो सम, जैसे सम बनाया, सम को एक प्रोग्राम करने के लिए, तो जो उनको सम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की उसे क्या आ गया? असेंबलर। ठीक है, और जो ये असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज जो होती थी, ये जो आपकी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती थी। कंपाइलर यूनोसो, कंपाइलर आप जानते हैं। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो कि ट्रांसलेट करता है हमारे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का। ठीक है, जैसे ही कंप्यूटर जो सी लैंग्वेज में जो हमारा कंपाइलर होता है वो क्या होता है? जीसीसी। जीसीसी मतलब ग्लोबल कंसिस्ट लैंग्वेज, कुछ इस टाइप से था, मैं भूल गया हूँ, पर लेकिन अगर उसमें लिखा हो तो देख लेना सर्च मार के। कंप्यूटर जनरेट द इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट वी हैव द कंपाइलर लाइक। अभी जो स्टोरेज क्लासेस है ना, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और ये आता भी है पेपर में। ठीक है, अभी देखते हैं, थोड़ी देर पानी पियाऊँ जरा। तो स्टोरेज क्लास के बारे में पढ़ते हैं हम, ये स्टोरेज क्लासेस है क्या वैसे। तो स्टोरेज क्लासेस के बारे में मैं बता दूं कि पहले से पढ़ लेते हैं फिर कहेंगे। टू फुल्ली डिफाइन ए वेरिएबल, ठीक है, it is necessary to give the storage classes of the variable along with its type, and the storage classes give the useful information about the variable। स्टोरेज क्लासेस क्या होते हैं कि स्टोरेज क्लासेस में हम ना वेरिएबल को जब स्टोर करते हैं ना, तो जो वेरिएबल्स होते हैं, ये जो इंटीजर टाइप होते हैं, मेमोरी में क्लासेस की फॉर्म में स्टोर, मतलब क्लासेस की फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो उनको अरेंज करने के लिए, उनकी जो इन्फॉर्मेशन के बारे में जो वेरिएबल्स होते हैं ना, बताने के लिए स्टोरेज क्लासेस अलग टॉपिक नाम दिया गया। ठीक है, टू फुल्ली डिफाइंड वेरिएबल इट इज़ नेसेसरी टू गिव द स्टोरेज क्लास ऑफ द वेरिएबल along with its type, and the storage class gives the useful information about the variable। ठीक है, वेरिएबल के बारे में यूज़फुल इंफॉर्मेशन देता है हमारा स्टोरेज क्लासेस। ठीक है, तो किस तरह? वेयर द वेरिएबल इज स्टोर्ड, कि वेरिएबल कहाँ पर स्टोर है। व्हाट विल बी द डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, हमारी डिफ़ॉल्टी वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या है। ठीक है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का स्कोप क्या है। द लाइफ ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की लाइफ क्या है। ठीक है, ये चीज़ें हमें बताता है स्टोरेज क्लासेस।
तो वी हैव 4 स्टोरेज क्लासेस इन सी प्रोग्राम लैंग्वेज. नंबर 1 इज ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस. नंबर 2 इज रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस. नंबर 3 इज स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस. नंबर 4 इज एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस. जो हमारी ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस होती है वो कीवर्ड ऑटो होती है, और जो हमारी रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस होती है वो हमारी कीवर्ड रजिस्टर होती है. ये हमारी कीवर्ड स्टैटिक होती है, ये कीवर्ड हमारी क्या होती है, एक्सटर्न होती है. ठीक है, अच्छी बात. अब देखते हैं इनके बारे में. दो तीन चार चार लाइन है, वे लिख लेना आप. ये लिखा है कि व्हेन ए वेरिएबल हैव द स्टोरेज क्लासेस ऑटोमेटिक, वो तो वहाँ से आ गया. सो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द स्टोरेज क्लासेस, स्टोरेज मेमोरी, डिफॉल्ट इनिशियल मेमोरी, ठीक है, स्कोप ऑफ मेमोरी, यानी जो हमारे 4 पॉइंट्स हैं ना जो मैंने बताया था, ये आप लिख लेना. प्रोग्राम के बारे में अभी ज़्यादा वो ना दो आप कि ध्यान, ये गार्बेज वैल्यू जनरेट करता है, वो कुछ नहीं है. जब भी आएगा ना स्टोरेज क्लास के ऊपर से, तो आप एक काम करना, स्टोरेज क्लासेस के ऊपर जब भी कोई क्वेश्चन आया तो ये हेडिंग्स याद कर लेना. हेडिंग्स याद करने के बाद सही रह जाएगा, सही हो जाएगा. प्रोग्राम बिल्कुल नहीं देखना, प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं लिखना. रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस ये किस तरह काम करता है ये देख लेना, पढ़ लेना. स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस भी पढ़ लेना, ठीक है. और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है. ये एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस के बारे में पढ़ लेना, ठीक है. क्लासेस हैं ये किस तरह काम कर रहे हैं वे लिख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है. तो हाउफुली जो हमारी पहली यूनिट है, जो इंट्रोडक्शन था सी लैंग्वेज का, वो कंप्लीट हो गया है. और बहुत बड़ी वीडियो भी बनी है, क्योंकि ये ना इस चैप्टर की या सॉरी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो पहला चैप्टर है, इसमें हमारे ऑब्वियसली 5 चैप्टर होंगे, और ये 5 चैप्टर आपके 11 चैप्टर को कवर कर देंगे. तो ये पहला चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है. अब हम या तो इसी वीडियो में या फिर अगली वीडियो में, वैसे मैं सोच रहा हूँ इसी वीडियो में कर दूँ कन्वर्ट इसको. तो अगली वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है, जो हमारा यूनिट का सेकंड चैप्टर होगा, और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी सी लैंग्वेज की, ठीक है. थैंक यू, धन्यवाद.